नमस्कार, मैं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। आई एम एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड एमडी इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। मैं आप सबका चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर 2 मतलब रक्त पित्त निदान अध्याय पार्ट 2 में सहर्ष स्वागत करता हूँ। आज चालू करते हैं श्लोक नंबर 6 से। तो इसमें रक्त पित्त का पूर्वरूप बताया है। पूर्वरूप का मतलब होता है प्रोड्रोमल सिम्टम्स। रक्त पित्त में पूर्वरूप होते हैं कि जैसे कि अन्न खाने की इच्छा नहीं होती वो पेशेंट को या व्यक्ति को, भोजन कर लेने पर अन्न का विदाह होता है और गले में जलन होती है। देखिए ये पित्त का व्याधि है तो गले में जलन, सिरके जैसी खट्टी और वैसे ही गंध वाली डकार आती है, बार बार वमन होता है, कुछ समय गैस्ट्राइटिस होने की आशंका आ जाती है तो वोमिटिंग इज़ वेरी कॉमन। वमन करते समय आँख नचाना, आँख नाक में से पानी आना, मुंह में लार टपकना इत्यादि विभत्स रूप से लक्षण ये पूर्व रूप में मिल सकते हैं। उसके साथ साथ स्वरभंग, अंगों में थकावट और मुंह में धुआं निकलने जैसा प्रतीत होता है। शरीर के सर्वांग में जलन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। सर्वांग में जलन पित्त प्रकोप है, ध्यान से सुनिए। मुख से लोहा, रुधिर, मछली और अपक्व अन्न जिसको हम आम कहते हैं, ऐसी तरह गंध आती है, जिसको हेलिटोसिस भी हम कह सकते हैं। शरीर के साथ शरीर के हाथ और पैर, ये अंग जो हैं, उसके साथ मल मूत्र स्वेद थूक, नासिका का मल, मुख कान के मल, पीडकोलिका मतलब आँख का कीचड़ और शरीर पर उठने वाली फुंसियाँ ये लाल वर्ण की, हरी या हल्दी के रंग की होती है। अंगों में दर्द रहता है। स्वप्न में बार बार लाल रंग के नीले, पीले, काले वर्ण वाले रूप या प्रज्वलित अग्नि की ज्वाला दिखाई देती है। ये सब लक्षण रक्त पित्त के पूर्व रूप में होते हैं। जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स में ये सब आपको नोट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी रक्त पित्त के उपद्रव, श्लोक नंबर 7। उपद्रव में पेशेंट को दुर्बलता आ जाती है, बहुत वीकनेस आ जाता है क्योंकि ब्लड लॉस हो रहा है। भोजन में अरुचि है, एनोरेक्सिया, अपचन, इंडाइजेशन हो जाता है। पित्त द्रवगुण से बढ़ता है ना, तो इसलिए अपचन होता है, ठीक है। सांस मतलब ब्रेथलेसनेस, खांसी, ज्वर मतलब बुखार, अतिसार, शोष, शोथ, पांडुरोग, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पांडुरोग तो आप जानते हैं कि जब भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाएगा, चाहे वो पाइल्स से हो, चाहे वो मेनोरेजिक प्रॉब्लम्स जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल के प्रॉब्लम्स हो, ज़्यादा ब्लीडिंग चल रहा है, रक्त प्रदर व्याधि है, तो एनीमिया बिल्कुल बनने वाली बात है। एनीमिया हो जाएगा, हीमोग्लोबिन की लेवल नॉर्मल 14 to 16, तो ये जो है ना वो लेवल कम हो जाएगी, ग्राम %। उसके साथ साथ स्वरभेद, ये रक्त पित्त के उपद्रव है। श्लोक नंबर 8, इसमें रक्त पित्त के मार्ग बताएं, मतलब पाथवे। बेसिकली 2 मार्ग से ये ब्लीडिंग हो जाती है, ऊपर का और एक नंबर 2 नीचे का। अभी ये दोष उसमें कौन से हैं अंतर्भूत है, ये ध्यान से लिख दीजिए, नोट कर दीजिए। जिस शरीर में कफ दोष बढ़ जाता है उनमें कफ के संसर्ग से वो ऊपर को उठता हुआ रक्त पित्त जो है वो नाक, कान, नेत्र और मुख से ये ब्लीडिंग हो जाती है, लग जाता है। ये कफ की बात हो गई। अभी दूसरी बात है कि जिस शरीर में वात दोष अधिक बढ़ जाता है उसमें वायु के संसर्ग से नीचे के मार्ग में पहुंचकर मूत्र और मल के मार्गों से वो खून निकलने लगता है। और तीसरा एक प्रकार है जिस शरीर में वात और कफ दोनों भी बढ़ जाते हैं, उसमें वात के संसर्ग से नीचे और कफ के संसर्ग से ऊपर, इन दोनों मार्गों में वो रक्त पित्त मतलब दूषित रक्त पहुंचता है तथा शरीर के सभी ऊपर के और नीचे के मार्गों या छिद्रों से वह रक्त पित्त मतलब दूषित रक्त निकलने लगता है। श्लोक नंबर 9, इसमें रक्त पित्त की साध्यत्व मतलब प्रोग्नोसिस बताया है। ये बहुत बार पूछा जाता है। इनमें जो रक्त पित्त ऊपर के मार्ग का है,
हाँ, ऊर्ध्व भाग जो है ना वह साध्य है। मतलब जिसको भी हेमेटेमेसिस है, हेमोप्टिसिस है, हाँ, तो ये एपिस्टैक्सिस है, ये साध्य है। क्यों? क्योंकि उसकी चिकित्सा आसान है, सुविधापूर्ण है। ऊर्ध्व रक्तपित्त की चिकित्सा होती है विरेचन, और ये चिकित्सा में विरेचन चिकित्सा के लिए बहुत सारी औषधियाँ मौजूद होती हैं। अभी दूसरा एक है कि अधोग रक्तपित्त, मतलब जो रक्तपित्त नीचे के मार्ग वाला होता है वो याप्य बताया गया है। देखिए, डिफिकल्ट टू क्योर, पहला है साध्य, वेरी इजीली क्यूरेबल। दूसरा है याप्य, वेरी डिफिकल्ट टू क्योर। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो अधोग रक्तपित्त है, चाहे वो हिमैचुरिया हो, चाहे वो पाइल्स की शिकायत हो, मासिक स्त्राव, रक्त प्रदर की शिकायत हो, इस सब में वमन देना पड़ेगा आपको। हाँ, चिकित्सा में वमन देते हैं, और ये वमन डिफिकल्ट भी है विरेचन की तुलना से, इसके लिए औषधियाँ भी अल्प है। और तीसरा जो प्रकार है, जो रक्तपित्त ऊपर नीचे दोनों मार्गों में होता है, वो चरक ने असाध्य बताया है। इट इज़ नॉट क्यूरेबल, क्योंकि उसकी चिकित्सा न तो वमन हो सकती है, न तो विरेचन हो सकती है, और उसके लिए औषध भी इतनी ज़्यादा उपलब्ध नहीं है। तो अभी थोड़ा सा और एक बात इसका रिवीजन करेंगे। ऊर्ध्वग रक्तपित्त में, ऊर्ध्वग, हाँ, अपवर्ड डायरेक्शन में कफ और पित्त का संसर्ग रहता है, अतः इस अवस्था में कफ एवं पित्त के नाशक कषाय और तिक्त रस प्रधान औषधियों का प्रयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त विरेचनम पित्तहराणाम, लिखिए विरेचनम, यह बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। विरेचनम पित्तहराणाम, अग्रे संग्रह, मतलब पित्त को काबू में लाना है, पित्त की ट्रीटमेंट देनी है। तो व्हाट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट? विरेचन, गिव लैक्सेटिव्स, उससे उष्णता निकल जाती है टट्टी के द्वारा। विरेचनम पित्तहराणाम, इस निर्देश के अनुसार ऊर्ध्व रक्तपित्त में विरेचन के प्रयोग से सरलता से पित्त का शमन हो जाता है। अतः विरेचन के उपयोगी होने से और औषधियों की अधिकता होने से ऊर्ध्व रक्तपित्त साध्य बताया है। नीचे के लाइन में लिखो आप। दूसरी जो कंडीशन है अधोग रक्तपित्त, इसमें वात और पित्त की विशेषता रहती है, मतलब उसमें ज़्यादा प्रकोपित होता है वात और पित्त। और एक देखिए कि केवल एक ही मधुर रस ऐसा है जो वात और पित्त दोनों का शमन कर सकता है। फिलहाल एक सूत्र बहुत महत्वपूर्ण है, 2-3 बार मैं कहूँगा। प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते, प्रतिमार्गम च हरणम रक्तपित्ते विधीयते, ये सिद्धांत है आयुर्वेद का। इस सिद्धांत के अनुसार अधोग रक्तपित्त में वमन का प्रयोग करने पर वेग की रुकावट मात्र हो सकती है। ये वमन पित्त या वात के शमन में समर्थ नहीं हो सकता, और यह भी संभव है कि अधिक वमन कराने पर वात और पित्त की वृद्धि बन जाती है। इसलिए वमन चिकित्सा की असमर्थता, औषधियों की अल्पता, इसके कारण अधोग रक्तपित्त याप्य होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको परीक्षा में यह स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। अभी तीसरा प्रकार जो रक्तपित्त का है उभय मार्ग से, तो उसमें क्या हो जाता है? उभय मार्ग से प्रवृत्त रक्तपित्त में पित्त के साथ वात और कफ को भी संबंधता रहती है। इसमें क्या हो जाएगा? किसी भी मार्ग से शोधन कराना प्राणघातक हो सकता है। इसलिए ये जो उभय मार्ग रक्तपित्त है, ये वमन विरेचन इन दोनों के लिए अयोग्य बन जाते हैं। और एक चीज़ ऐसी है कि इसकी चिकित्सा करना दोषों की दृष्टि से परस्पर विरुद्ध है। इन सभी कारणों की वजह से उभय मार्गी रक्तपित्त जो है उसको असाध्य माना गया है, इज नॉट क्यूरेबल।
श्लोक नंबर 10 में रक्तपित्त का ऐतिहासिक कारण, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड फॉर द ओरिजिन ऑफ रक्तपित्त ऐसे बता दिया है चरक महर्षि ने। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के यज्ञ के विध्वंस के समय भगवान शंकर को क्रोध का आवेश हुआ। भगवान शंकर संतप्त हो गए और भगवान शंकर क्रोधित हो गए, संतप्त हो गए। उसके ललाट में तीसरे नेत्र की उत्पत्ति हुई। भगवान शंकर जब क्रोधित हो जाते हैं, तो ललाट में तीसरे नेत्र की उत्पत्ति होती है और उस तृतीय नेत्र से आग्नेय बालक निर्मित हुआ, जिसने उस जो यज्ञ चल रहा था उसका विध्वंस किया। उस क्रोधाग्नि की ज्वाला चारों ओर व्याप्त हो गई और जिनका शरीर और प्राण मतलब मन ज्वर के संताप से पहले से ही संतप्त था, वे उस तेज को सहन न कर सके। और इसका परिणाम क्या हुआ? इसका परिणाम स्वरूप उन्हें ज्वर के साथ रक्तपित्त रोग भी हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों, चरक संहिता निदान स्थान चैप्टर 2 पार्ट 2 रक्तपित्त निदान का 10वां जो श्लोक है वो खत्म कर दिया। मिलते हैं अगले वीडियो में, आगे चरक पठन करते हैं। कृपा करके वीडियो लाइक शेयर कर दीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वही आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसके द्वारा ऐसे अच्छे वीडियो मैं बना सकूं। धन्यवाद।